नमस्कार दोस्तों, यह कक्षा 10 की हमारा राजस्थान एवं इतिहास एवं संस्कृति नामक पाठ्य पुस्तक है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलती है। तो इसके अपन ने 4 पाठ पढ़ लिए, 5वां को बाद में पढ़ेंगे, वो टफ पड़ता है। आज 6वें को पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर 5वां को पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और यह है राजस्थान जीके की, जितनी भी एग्जाम राजस्थान जीके आती है उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो हर फैक्ट हर तथ्य को समझते हुए याद करते हुए मेरे साथ साथ चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पाठ का नाम है स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। पाठ 6। मानव संस्कृति। मानव संस्कृति। मानव संस्कृति के इतिहास में स्थापत्य का अपना अलग स्थान है। स्थापत्य एक ऐसी श्रृंखला है जो सदियों की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर देश और समाज की वास्तविक सांस्कृतिक तस्वीर को प्रस्तुत करती है। प्राक व आदि इतिहास की संस्कृतियों के ज्ञान हेतु स्थापत्य की भूमिका अतुलनीय है। किसी भी देश की प्रकृति का समुचित अध्ययन बिना स्थापत्य के विविध परतों तथा खंडहरों के अध्ययन के नहीं हो सकता। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विशेष भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के स्थापत्य को प्रभावित किया है। नगर, महल, परकोटे, किले या जलाशयों के निर्माण में उपयुक्तता के साथ मजबूती का पूरा ध्यान रखा गया है। ठीक है ना। स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। यदि हम राजस्थान की बात करें तो ठीक है ना। अब आते हैं चैप्टर पे। नगर विन्यास, स्थापत्य एवं भवन शिल्प। नगर विन्यास। नगर विन्यास, स्थापत्य एवं भवन शिल्प। हनुमानगढ़ किले में कालीबंगा और सौंथी में खुदाई से ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं। अभी क्वेश्चन तो यही बन सकता है, बताइए सौंथी सभ्यता कहाँ मिली है? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा और सौंथी में ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं जिनसे ज्ञात होता है कि ऋग्वेदिक काल से कई सदियों पूर्व सरस्वती एवं द्वस्ती नदियों के किनारों पर बसे इन नगरों की नगर योजना एवं भवन निर्माण उच्च स्तरीय था। ईंटों से बने भवन, सड़कें, नालियाँ, गोल कुएं, बेदियाँ आदि इस बात को प्रमाणित करती है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान में आहड़, दक्षिण पश्चिम ये राजस्थान हो गया आपका। दक्षिण और पश्चिम, ये एरिया दक्षिण पश्चिम राजस्थान में आहड़, गिलुंड आदि संस्कृति के केंद्र है। मकानों में खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे, खुले चौक आवास को पूर्णता प्रदान करते थे, जो यहाँ की समृद्ध अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। अनाज पीसने के पत्थर, तांबे की चादरें आदि आहड़ की कृषि तथा व्यवसाय प्रधान बस्ती की ओर संकेत करते हैं। आहड़ की कृषि तथा व्यवसाय प्रधान बस्ती की ओर संकेत करते हैं। पौराणिक सभ्यता के युग में राजस्थान के कई सांस्कृतिक केंद्रों का ज्ञान होता है, जिनमें पुष्कर पौराणिक सभ्यता के युग में राजस्थान के कई सांस्कृतिक केंद्रों का ज्ञान होता है, जिनमें पुष्कर है, मरुधर्म, चांगल जिसे बीकानेर बोलते हैं, मत्स्य, साल्ग और मरुकांतार आदि प्रमुख है। कौन कौन से? पुष्कर, मरुधर्म जैसलमेर का इलाका है मरुधर्म, चांगल बीकानेर, मत्स्य, साल्ग अलबरवाड़ा, मरुकांतार बाड़मेर आदि प्रमुख है। महाभारत काल में विराटनगर, बैराट, पुष्कर आदि नगरों का वर्णन आता है, जो स्थापत्य एवं रक्षा की दृष्टि से नगर योजना की समृद्ध कहानी कहते हैं। मौर्य काल से लेकर उत्तर गुप्त काल में भारतीय स्थापत्य की भांति राजस्थान में भी स्थापत्य के एक विशेष रूप का विकास हुआ। इस काल की कला केवल राजकीय परिसर में ही नहीं पनपी थी, वरन आमजन के मध्य भी प्रचलित थी। विराटनगर जयपुर में है, अशोककालीन सभ्यता का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ के भग्नावशेषों में स्तंभलेख और बौद्ध विहार के खंडर प्रमुख है। स्तंभलेख और बौद्ध विहार के खंडर प्रमुख है। कहाँ से? विराटनगर, जयपुर से। मौर्य काल में बेड़त नदी के किनारे मध्यमिका, चित्तौड़ के पास, जिसे आजकल नगरी कहते हैं। मौर्य काल में बेड़त नदी के किनारे मध्यमिका जो चित्तौड़ के पास,
जिसे आजकल नगरी कहते हैं। भव्य नगर योजना इस बात की साक्षी है कि 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी ईसा तक यह भव्य नगर रहा। अच्छा, नगरी मध्यमिका। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में मेनाल, अमझेरा, गुप्त और गुप्तोत्तर काल में मेनाल, अमझेरा, डबोक तथा भरतपुर के आसपास का क्षेत्र नगरीय वैभव के साक्षी है। बावड़ियाँ, कुंड, मंदिर, सड़कें, नालियाँ, रिहायशी मकानों का संतुलित निर्माण इन खंडरों तथा उपलब्ध प्राकृतिक सामग्री में आसानी से दिखाई पड़ता है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में मेनाल, अमझेरा, डबोक तथा भरतपुर के आसपास का क्षेत्र नगरीय वैभव के साक्षी हैं। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में मेनाल, अमझेरा, डबोक तथा भरतपुर के आसपास का क्षेत्र नगरीय वैभव के साक्षी हैं। बावड़ियाँ, कुंड, मंदिर, सड़कें, नालियाँ तथा रिहायशी मकानों का संतुलित निर्माण इन खंडरों तथा उपलब्ध प्राकृतिक सामग्री में आसानी से दिखाई पड़ता है। 7वीं से 13वीं सदी तक का काल राजस्थान में स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। राजपूत संस्कृति उदय के कारण वीरता एवं रक्षा के प्रतीक किले एवं धार्मिक प्रवृत्ति के प्रतीक मंदिर बनाए गए। राजपूत काल में जहाँ जहाँ राजधानियाँ बनी वहाँ का नगर नियोजन विशिष्ट रहा। नगर की रक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से जो स्थान चुना जाता था वह महत्वपूर्ण स्थल होता था। इसी दृष्टि से भीनमाल, चित्तौड़, मंडोर, ओसिया, रणथंभौर, झालरापाटन, राजौरगढ़, आमेर जैसे स्थानों को राजधानी नगर बनाने हेतु चुना गया। आगे चलकर देशी राजाओं ने अपनी अपनी राजधानियों के लिए जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर जैसे नगरों की स्थापना की और उन्हें परिपूर्ण नगर के रूप में विकसित किया। उदाहरण के लिए यदि हम जयपुर को देखें तो महान शिल्पकार विद्याधर ने जयपुर शहर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया था। किस सिद्धांत पर बसाया था? 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया था। सुव्यवस्थित रूप से बसे जयपुर के निर्माण में चौड़ी और सीधी सड़कों एवं रास्तों की व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। शहर के दोनों सिरों पर 2 चौपड़ अर्थात छोटी और बड़ी चौपड़ है। 2 सिरों पर छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ है, जिनमें बीच में फव्वारे तथा चौड़ी सड़क के दोनों ओर बाजार है। शहर से निकास के लिए सूरजपोल, चांदपोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट आदि महत्वपूर्ण दरवाजे हैं। अच्छा, सवाई जयसिंह की कल्पना को साकार करने के लिए जयपुर शहर की नींव नवंबर 1727 ईस्वी में राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई थी। बताइए जयपुर शहर की नींव किसने रखी थी और कब? नवंबर 1727 ईस्वी में राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई। आगे चलकर जो पूरे राजस्थान के नगर नियोजन को जयपुर के स्थापत्य ने प्रभावित किया, राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई थी नवंबर 1727 ईस्वी में। बारहवीं सदी में जैसलमेर का निर्माण, ये जयपुर वाली बात होगी भैया। किसने रखी थी नींव? 1727 नवंबर में राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई। आगे चलकर तो पूरे सम्राट के नगर नियोजन की जयपुर के स्थापत्य ने प्रभावित किया। 12वीं सदी में जयपुर का निर्माण जंगल की निकटता और पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर, जैसलमेर की बात है, ध्यान में रखकर किया गया। समूची योजना जनजीवन और व्यापार की समृद्धि के हित में थी। चौहानों के समय अजमेर की गिनती समृद्ध नगरों में की जाती थी। चौहानों के समय पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है। अब क्वेश्चन आएगा, बताइए किसकी तुलना इंद्रपुरी से की गई है? अजमेर की तुलना किसमें? पृथ्वीराज विजय काव्य में।
बूंदी के स्थापित में तथा उसके बसाने में जल की प्रचुरता का बड़ा हाथ रहा। जोधपुर बीकानेर की बसावट में गढ़ निर्माण, परकोटे, भवन निर्माण आदि की भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित है। ठीक है। बीकानेर में समतल भूमि में पैसे के अनुसार नगर के भाग बनाए गए तथा हाटों और बाजारों को व्यापारिक सुविधा के अनुकूल बनाया गया। अलग अलग विशेषता है। उदयपुर को झील के किनारे घाटियों के अनुकूल पैसे के अनुसार मोहल्लों में बांटा गया। यानी कि बूंदी को तो कैसे बांटा गया? जल की प्रचुरता के कारण। जोधपुर और बीकानेर की बसावट गढ़ निर्माण, परकोटे, भवन निर्माण आदि भौगोलिक परिस्थितियों से। और बीकानेर की समतल भूमि में पैसे के अनुसार नगर के भाग बनाए गए, हाटों और बाजारों को व्यापारिक सुविधा के अनुकूल बनाया गया। और उदयपुर को झील और किनारे। ठीक है ना। नगरों के स्थापत्य से गांवों का स्थापत्य भिन्न रहा है। पहाड़ी इलाकों में गांव पहाड़ी ढलान और कुछ ऊंचाई लिए हुए हैं, जैसे कि केलवाड़ा, सराड़ा आदि। पहाड़ों और घनी जंगलों में आदिवासियों की बस्ती छोटी छोटी टेकड़ियों पर दो चार झोंपड़ियों के रूप में बसी मिलती है। रेगिस्तानी गांवों की पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर बसाया जाता था, इसलिए बीकानेर जैसलमेर के गांवों के आगे सर अर्थात जलाशय का प्रयोग अधिकतर पाया जाता है। बीकानेर जैसलमेर के गांवों के आगे सर अर्थात जलाशय का प्रयोग अधिकतर पाया जाता है, जैसे कि बीदासर, जेतसर, उदासर। अच्छा, दुर्ग शिल्प। दुर्ग शिल्प आ जाइए अब। दुर्ग शिल्प। राजस्थान का शायद ही कोई जनपद या अंचल ऐसा हो जहाँ कोई छोटा बड़ा दुर्ग या गढ़ गढ़ी न हो। दुर्ग निर्माण की परंपरा यहाँ बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं, जिनमें दुर्ग भी एक है। किसके अनुसार? शुक्र नीति के अनुसार। किसके अंग माने गए हैं? राज्य के। कितने अंग? 7 अंग। संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहाँ पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग बने हुए हैं। जहाँ पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद। अच्छा, मैं तो सोच रहा था राजस्थान ही है यार गढ़ों के मामले में। जहाँ पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग बने हुए हैं। यहाँ राजाओं व सामंतों ने अपने निवास, सुरक्षा, सामग्री संग्रहण, आक्रमण समय अपने प्रजा को सुरक्षित रखने, पशुधन बचाने के लिए और संपत्ति को छिपाने के लिए दुर्ग बनवाए। राजस्थान में दुर्गों की स्थापित के विकास का प्रमुख उदाहरण कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। कालांतर में मौर्य, गुप्त, परवर्ती युग में दुर्गों के निर्माण के निश्चित आधार दिखाई पड़ते हैं। इस समय दुर्ग निर्माण में मंदिरों तथा जलाशयों को प्रधानता दी जाने लगी। राजपूत काल में राजस्थान में बने दुर्गों में भाटियों का सोनारगढ़, अजयराज चौहान का गढ़वीटली तारागढ़ अजमेर, कुंभा का कुंभलगढ़ आदि उल्लेखनीय है। भाटियों का सोनारगढ़ और अजयराज चौहान का गढ़वीटली तारागढ़। गढ़वीटली तारागढ़ किसने बनाया था? अजयराज चौहान। कहाँ है? अजमेर में। कुंभा का, ये तो कुंभा का कुंभलगढ़ है, नाम से पता चल रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं। और अजयराज चौहान का गढ़वीटली तारागढ़ अजमेर, हाँ। और भाटियों का सोनारगढ़ उल्लेखनीय है। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क अफगान शासन की स्थापना हुई, जिसका प्रभाव राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य पर भी पड़ा और 13वीं सदी के बाद दुर्ग बनाने की परंपरा में एक नया परिवर्तन दिखाई देता है। इस काल में दुर्ग निर्माण में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। अब दुर्ग वहाँ बनाए जाने लगे जहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हो तथा जो ऊपर से चौरस हो। यहाँ खेती योग्य भूमि एवं सिंचाई के साधनों का समुचित प्रबंध किया गया। इस समय प्राचीन काल में जो दुर्ग बने हुए थे, यहाँ तो जीर्ण शीर्ण या खंडहर हो गए थे, उनका पुनर्निर्माण भी किया गया। जैसे आबू में अचलगढ़। महाराणा कुंभा ने इसे नवीन दुर्ग में परिवर्तित किया। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण करवाया। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण करवाया। जब मुगलों के साथ राजपूताना के शासकों के मधुर संबंध बने तो दुर्ग स्थापत्य में भी परिवर्तन आ गए। अब राजपूत शासक पहाड़ियों से नीचे आकर समतल मैदान में नगर दुर्गों का निर्माण करने लगे, जैसे कि जयपुर, बीकानेर, भरतपुर आदि, क्योंकि राजस्थान के राजपूत शासकों के लिए स्थिरता व शांति काल था। नीचे आकर समतल मैदान में, अब राजपूत शासक पहाड़ियों से नीचे आकर समतल मैदान में नगर दुर्गों का निर्माण करने लगे, जैसे जयपुर, बीकानेर, भरतपुर आदि, क्योंकि राजस्थान के राजपूत शासकों के लिए यह स्थिरता व शांति का काल था। ठीक है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते?
राजस्थान के 6 प्रमुख दुर्गों आमेर महल, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ को जून 2013 में नोमपेहन में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, बताइए निम्न में से कौन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में सम्मिलित नहीं है या फिर है। 6 प्रमुख दुर्ग है, एक तो आमेर महल जयपुर का, गागरोन झालावाड़ का, कैसे याद है, गागरोन में आ की मात्रा है तो झालावाड़ में आ की मात्रा है, कुंभलगढ़ कुंभा का, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़, रणथंभौर तो मैंने देख लिया भाई, और चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, कुंभलगढ़, गागरोन, आमेर महल वर्ल्ड हेरिटेज में 6 प्रमुख। प्राचीन दुर्गों की जिन प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख हुआ है वे राजस्थान के दुर्गों में प्राय देखने को मिलती है। सुदृढ़ प्राचीर, अभेद्य बुर्जे, किले के चारों तरफ गहरी खाई या परिखा, गुप्त प्रवेश द्वार तथा सुरंगें, किले के भीतर सिलहखाना यानी कि शस्त्रागार, किले के भीतर सिलहखाना शस्त्रागार, जलाशय अथवा पानी के टाँके, राजप्रसाद तथा सैनिकों के आवास गृह यहाँ के प्राय सभी दुर्गों में मिलते हैं। राजप्रसाद तथा सैनिकों के आवास गृह यहाँ के प्राय सभी दुर्गों में मिलते हैं। अच्छा, दुर्गों के प्रकार। दुर्गों के प्रकार, ठीक है, दुर्गों के प्रकारों को पढ़ते हैं। दुर्गों के प्रकार अपनी स्थिति, स्थापत्य एवं उपयोगिता के आधार पर दुर्गों को कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दुर्गों के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार निम्नलिखित है। ओदक दुर्ग अर्थात जल दुर्ग, ऐसे दुर्गों को कहते हैं जो विशाल जल राशि से घिरा हुआ हो, जैसे कि गागरोन का दुर्ग। ओदक दुर्ग यानी कि जल दुर्ग, ठीक है। गिरि पर्वत दुर्ग किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित होता है। राजस्थान में अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग धानु दुर्ग कहलाता है, जैसे जैसलमेर का दुर्ग। सघन विहण में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है, जैसे सिवाना का दुर्ग। एरण दुर्ग वे दुर्ग हैं जिनके मार्ग खाई कांटों एवं पत्थरों से दुर्गम हो, जैसे चित्तौड़ व जालौर के दुर्ग। एरण दुर्ग वे दुर्ग हैं जिनके मार्ग खाई कांटों एवं पत्थरों से दुर्गम हो, जैसे चित्तौड़ व जालौर के दुर्ग। पारिक दुर्ग अर्थात जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, जैसे भरतपुर दुर्ग व बीकानेर का जूनागढ़। अच्छा, इनके खाई है चारों तरफ। जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों में परकोटा हो वो पारिक तो खाई है, और पारिद दीवारों में परकोटा हो वे पारिद दुर्ग कहलाते हैं, जैसे चित्तौड़ और जैसलमेर। धानव मरुभूमि में बना हुआ, सघन बीहड़ में बना हुआ वन दुर्ग। एरण दुर्ग खाई कांटों व पत्थरों से दुर्गम हो, जैसे चित्तौड़ व जालौर के दुर्ग। अब क्वेश्चन आएगा कैसे, बताइए एरण दुर्ग निम्न में से कौन सा है। चित्तौड़ का, सिवाना का, जैसलमेर का। चित्तौड़ का। फिर आएगा क्वेश्चन, बताइए निम्नलिखित में से खाई जिसके चारों ओर खाई हो यानी पारिक दुर्ग कौन सा है। भरतपुर, जालौर, सिवाना, जैसलमेर। भरतपुर दुर्ग। बीकानेर का जूनागढ़ ये पारिक दुर्ग है, और पारिद दुर्ग चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर। सैन्य दुर्ग वह है जिसमें युद्ध की व्यूहरचना में चतुर सैनिक रहते हो, सैन्य दुर्ग। सहाय दुर्ग में सूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं। सहाय दुर्ग में सूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं। कुछ ऐसे दुर्ग हैं जिनको दो या अधिक दुर्गों के प्रकार में शामिल किया जा सकता है, जैसे चित्तौड़ के दुर्ग को गिरि दुर्ग एवं पारिक दुर्ग एवं एरण दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। गिरि, पारिक और एरण दुर्गों के सभी प्रकारों में सैन्य दुर्गों को श्रेष्ठ माना जाता है। सैन्य दुर्गों को चित्तौड़गढ़ दुर्ग सहित राजस्थान कई दुर्गों को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। सैन्य दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, ठीक है, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। अब आ जाइए भाई साहब चित्तौड़गढ़। गिरि दुर्गों में राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ का किला सबसे प्राचीन और प्रमुख है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित
होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का विशेष सामरिक महत्व था। यह है भाई साहब चित्तौड़गढ़ का किला। ये पानी भरा हुआ है, ये पब्लिक नहा रही है इसमें। शानदार दुर्ग। अब वो पानी भरा हुआ है इसमें, देख लो तू। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगद ने यह किला बनवाया। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगद ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकोट रखा था। उसी का परिवर्तित नाम चित्तौड़ है। किसने बनाया था? राजा चित्रांगद ने। मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित कर 8वीं सदी के ईस्वी के लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। दोबारा देखते हैं। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगद ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकोट रखा था। उसी का परिवर्तित नाम चित्तौड़ है। मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित कर 8वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना। गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित कर 8वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम खिजराबाद रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। फिर यह दुर्ग एक पठार पर स्थित है जिसे मेसा का पठार कहते हैं। यह किला सब किलों का शिरोमार समझा जाता है। चित्तौड़गढ़ के लिए उक्ति प्रचलित गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये चित्तौड़गढ़ के लिए है। चित्तौड़गढ़ के किले के इतिहास में 3 प्रसिद्ध शाखे हुए। पहला सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय, दूसरा 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय 1535 में, और तीसरा 1568 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय हुआ। रानी पद्मिनी के जौहर, वीर जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान का साक्षी चित्तौड़ किला इतिहास में अपना कोई सानी नहीं रखता। रानी पद्मिनी के जौहर, वीर जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के आक्रमण और बलिदान का साक्षी चित्तौड़गढ़ का किला इतिहास में अपना कोई साक्षी नहीं रखता। पहला हुआ था 1303 में, दूसरा 1535 में बहादुर शाह के समय, और थर्ड हुआ था अकबर के आक्रमण के समय। सुदृढ़ घुमावदार प्राचीर, उन्नत और विशाल बुर्जे, 7 अभेद्य प्रवेश द्वार, 7 द्वार है। किले पर पहुंचने का लंबा और टेढ़ा मेढ़ा सर्पिल मार्ग आदि सब विशेषताओं ने चित्तौड़गढ़ को एक विकट दुर्ग का रूप दे दिया है। यहाँ के भवनों में तुलजा माता का मंदिर है। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में, ये गढ़ में तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाही की हवेली, श्रृंगार चबरी प्रसाद, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभश्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, कुंभा स्वामी द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांगद मोरी तालाब तथा जैन कीर्ति स्तंभ उल्लेखनीय है। यहाँ के भवनों में है भाई साहब तुलजा माता का मंदिर, फिर नवलखा भंडार, भामाशाही की हवेली भी यहीं है, श्रृंगार चबरी प्रसाद, फिर त्रिपोलिया दरवाज़ा भी यहीं है चित्तौड़गढ़ में, कुंभश्याम मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में है, सोमदेव मंदिर, कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ कुंभा द्वारा, और रानी पद्मिनी के महल और गोरा बादल के महल
चित्रांगद मौर्य तालाब तथा जैन कीर्ति स्तंभ उल्लेखनीय है। अब आ जाइए भाई साहब कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ राजसमंद। महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापित के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप बना कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग का अच्छा उदाहरण है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। किसका आश्रय स्थल रहा है? मेवाड़ के राज परिवार का। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घोड़सवार चल सकते हैं। कर्नाटों ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, कंगूरों के विचारों से एट्सन वास्तु से की है। एट्सन वास्तु किसने की है? कर्नाटों ने। किसकी? कुंभलगढ़ की। 36 किलोमीटर लंबी परकोटे से घिरा हुआ है। दुर्ग के भीतर जालीबाग बावड़ी, कुंभस्वामी मंदिर, जाली रानी का मालिया, मामादे तालाब, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी कुंभलगढ़ में आदि अन्य प्रसिद्ध स्मारक बने हुए हैं। यहीं उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ एवं राणा प्रताप का जन्म हुआ। इसी के ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है, जिसे कटारगढ़ कहते हैं। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है, यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। किस गढ़ के बारे में? कुंभलगढ़ के बारे में। किसने कहा? अबुल फजल ने। कौन कौन से महल या फिर स्थल है? दुर्ग के भीतर जालीबाग बावड़ी। क्वेश्चन आएगा कैसे? बताइए कुंभस्वामी का मंदिर किस दुर्ग में है? या फिर मामादे तालाब है, या फिर जाली रानी का मालिया, कैसे भी आ सकता है। जालीबाग बावड़ी कुंभलगढ़, कुंभस्वामी मंदिर कुंभलगढ़, जाली रानी का मालिया, मामादे तालाब, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी आदि अन्य प्रसिद्ध स्मारक बने हुए हैं। यहीं उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ एवं राणा प्रताप का जन्म हुआ। इसी के ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है, जिसे कटारगढ़ कहते हैं। अब आगे चलते हैं। रणथंभौर दुर्ग यानी कि सवाई माधोपुर में है, ये अपन ने देख लिया, शानदार दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग यानी कि सवाई माधोपुर में। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथानदेव चौहान ने करवाया था। रणथंभौर दुर्ग राणा हम्मीर देव चौहान के साहस का मुख्य गवाह है। ठीक है, जो सन 1301 में अलाउद्दीन से युद्ध करते हुए अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुआ। इस दुर्ग के स्थापत्य की विलक्षण बात यह है कि इसमें गिरी दुर्ग और वन दुर्ग दोनों ही विशेषताएं विद्यमान है। रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है, यह दुर्ग बख्तरबंद है। दुर्ग परिसर में अम्बीर महल, रानी महल, अमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 खम्भों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह गणेश मंदिर स्थित है। देखें, ये देख लिया मैंने गणेश मंदिर, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, वो तालाब सा है ना, वो उसके पास है। जोगी महल, 32 खम्भों की छतरी और सुपारी महल और अमीर की कचहरी, रानी महल, अमीर महल, दुर्ग महल। यह दुर्ग बख्तरबंद है। किसने कहा? अबुल फजल ने। और अबुल फजल ने ही देखने से पगड़ी गिर जाती है कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में कहा था। 32 खम्भों की छतरी। अब आ जाइए भाई साहब सिवाना दुर्ग यानी कि बाड़मेर। बाड़मेर में 56 के पहाड़ पर स्थित। किस पे? 56 के पहाड़ पर स्थित सिवाना का दुर्ग इतिहास प्रसिद्ध है। इसे अणखैलो सिवाणो दुर्ग भी कहते हैं। अणखैलो सिवाणो
दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग की स्थापना 1954 ईस्वी में परमार वंशीय वीर नारायण ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग जालौर के राजा कानड़ देव के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 के लगभग सिवाना के किले पर आक्रमण किया, जिसमें वीर शीतल देव वीरगति को प्राप्त हुए तथा दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया। दोबारा से सिवाना दुर्ग बाड़मेर। बाड़मेर में छप्पन के पहाड़ पर स्थित सिवाना का दुर्ग इतिहास प्रसिद्ध है। इससे अणखेलो सिवाणो कहेगा। बताइए अणखेलो सिवाणो किस दुर्ग को कहा जाता है? सिवाना दुर्ग। इस दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में परमार वर्षीय वीर नारायण ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग जालौर के राजा कानड़देव के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था। अलाउद्दीन खिलजी 1310 के लगभग सिवाना के किले पर आक्रमण किया, जिसमें वीर शीतल देव वीरगति प्राप्त हुई तथा दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया। सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़, जोधपुर, सिवाना मारवाड़ जोधपुर के राजाओं की शरण स्थली रहा है। राम मालदेव ने गिरी सुंबेल के युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछे किए जाने पर सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था। चंद्रसेन ने सिवाना के दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। ठीक है, शेरशाह की सेना द्वारा पीछे किए जाने पर सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था। सिवाना 1310 में शीतल देव, 954 ईस्वी परमार वंशी वीर नारायण ने की थी। सिवाना दुर्ग बाड़मेर। तारागढ़ का किला बूंदी। गिरी दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण बूंदी का तारागढ़ का किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखलाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में राव वरसिंह ने मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा करने के लिए करवाया था। 14वीं शताब्दी में राव वरसिंह ने किसका? तारागढ़ का। राव वरसिंह ने मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा करने के लिए करवाया था। वीर विनोद के अनुसार महाराणा छत्र सिंह 1364 से 1382 महाराणा छत्र सिंह बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए। वीर विनोद के अनुसार महाराणा छत्र सिंह 64 से 82 बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए। उनके पुत्र महाराणा लाखा काफी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार नहीं कर सके, तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाकर उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। दोबारा से वीर विनोद के अनुसार महाराणा छत्र सिंह 64 से 82 बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए। उनके पुत्र महाराणा लाखा काफी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार नहीं कर सके, तो उन्होंने नकली मिट्टी का लाखा ने बनवाकर उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी कुंभहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। शानदार यार। तारागढ़ में बने राजमहल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ एवं जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है। दुर्लभ एवं जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान, विशेषकर महाराव उम्मेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्रशैली का सुंदर उदाहरण बहुत प्रस्तुत करती है। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर, सरोवर में गर्भ गुंजन तो बूंदी दुर्ग के वैभव को प्रकट करते हैं। दोबारा से पढ़ते हैं। तारागढ़ में बने राजमहल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ एवं जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है, विशेषकर महाराव उम्मेद सिंह के शासनकाल में बूंदी शासनकाल में निर्मित महाराव उम्मेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्रशैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करिए। 84 खंभों की छतरी बूंदी, शिकार बुर्ज बूंदी, फूल सागर बूंदी,
नवल सागर सरोवर व गर्भ गुंजन तोप बूंदी दुर्ग के वैभव को प्रकट करती है। क्वेश्चन आएगा, बताइए नवल सागर सरोवर किस दुर्ग में है। यहाँ पर गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में है। गर्भ गुंजन तोप बूंदी, नवल सागर सरोवर बूंदी, फूल सागर बूंदी, शिकार बुर्ज बूंदी, चौरस की मुख्य बूंदी। ठीक है ना। विशेषकर महाराज उम्मेद सिंह के शासनकाल में चित्रशाला बूंदी चित्र शैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। अब आ जाइए भाई साहब नाहरगढ़ का किला जयपुर। नाहरगढ़ का किला जयपुर। जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ के किले का निर्माण सवाई जय सिंह ने मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए करवाया था। इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। सुदर्शनगढ़ भी, बताइए किस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। नाहरगढ़ का किला जयपुर। इसका नाहरगढ़ नाम नाहर सिंह भौमिया के नाम पर पड़ा। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जुझार नाहर सिंह के किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया। जुझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया। तब तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर लिया और इनका स्थान अंबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित कर दिया, जहाँ भी आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। दोबारा से पढ़ते हैं। इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। इसका नाम नाहरगढ़ नाम नाहर सिंह भौमिया के नाम पर पड़ा। ऐसी मानता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जुझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया। तब तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर लिया और उनका स्थान अंबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित कर दिया, जहाँ भी आज भी लोक देवता पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। किसने? सवाई माधो सिंह ने। तारागढ़ अजमेर। अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग अब खंडित दशा में है। इसे गढ़बीटली तथा अजमेरू भी कहते हैं। तारागढ़ पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग अब खंडित दशा में है। इसे गढ़बीटली या अजमेरू भी कहते हैं। शाहजहां के शासनकाल में विठल दास गौंड यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था और संभव है कि उस पराक्रमी योद्धा के नाम पर इस किले का नाम गढ़बीटली पड़ा हो। कर्नल टॉड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजय पाल ने करवाया। दोबारा से, अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग अब खंडित दशा में है। गढ़बीटली या अजमेरू भी कहते हैं इसे। गढ़बीटली या अजमेरू। शाहजहां के शासनकाल में विठल दास गौंड यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था। शाहजहां के शासनकाल में विठल दास गौंड यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था और संभव है कि उस पराक्रमी योद्धा के नाम पर ही इस किले का नाम गढ़बीटली पड़ा। विठल दास गौंड गढ़बीटली पड़ा हो। कर्नल टॉड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजय पाल ने कराया। कर्नल टॉड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजय पाल ने करवाया। तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्जें हैं, जिनमें घूंघट, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज और फतेह बुर्ज प्रमुख है। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, वो है दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। 14 विशाल बुर्ज हैं, जिनमें घूंघट, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज आदि प्रमुख है। तारागढ़ दुर्ग को 1832 में भारत के गवर्नर विलियम बेंटिक ने देखा तो उनके मुख से निकला, वो है दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। विलियम बेंटिक ने देखा तो 1832 में। गढ़बीटली पड़ा था विठल दास गौंड के कारण। गढ़बीटली या अजमेरू कहते हैं। तारागढ़ अजमेर। मेहरानगढ़ जोधपुर। ये मेहरानगढ़ का दुर्ग है भाई साहब। मेहरानगढ़।
दीवार बहुत ऊंची है। क्या कलाकृति है, देख बेटा की डिजाइन। मेहरानगढ़ जोधपुर। दुर्ग के भीतर मोती महल। हाँ मेहरानगढ़। 1468 में राव जोधा द्वारा इस दुर्ग की स्थापना की गई। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्पत्ति। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी उत्तरी पहाड़ी चढ़िया टूक पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? उत्तरी पहाड़ी चढ़िया टूक पर बना हुआ है। यह गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे मयूर ध्वज गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण है। अपनी विशालता के कारण समुद्र एकला मेहरानगढ़ कहलाता है। गढ़ बैठ्यो मेहरान मेहरानगढ़ जोधपुर। 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा इस दुर्ग की स्थापना की गई। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टूक पर बना हुआ। यह गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे मयूर ध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। मयूर ध्वजगढ़ किसे? मेहरानगढ़ को गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण है। अपनी विशालता के कारण समुद्र एकला मेहरानगढ़ कहलाता है। गढ़ बण्यो मेहरान, ठीक है ना। लाल बलुआ पत्थर किसने बनाया था? 1459 में राव जोधा द्वारा। इसे मयूर ध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। गढ़ बण्यो मेहरानगढ़ किसके लिए है? मेहरान। दुर्ग के भीतर मोती महल, फतेह महल, फूल महल, सिंगार महल दर्शनीय है। महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय वर्तमान में भी कार्यरत है। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक प्राचीन तोपें हैं, जैसे कि किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत गुब्बार, धुआं घाणित, चुबाण, मीर बख्श, रहस्य कला तथा गजक। दुर्ग पश्चिम में चामुंडा माता, मुरली मनोहर, आनंद घन के प्राचीन मंदिर स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तख्त विलास, चौके लाभ महल, बिचला महल, श्रृंगार चौकी जैसी शानदार इमारतें भी दुर्ग की शोभा बढ़ाती है। दोबारा से पढ़ते हैं। दुर्ग के भीतर मोती महल, फतेह महल, फूल महल, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा, बताइए फतेह महल किस दुर्ग में है? मेहरानगढ़। मोती महल, फतेह महल, फूल महल, सिंगार महल दर्शनीय है। महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय वर्तमान में भी कार्यरत है। अच्छा, महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश किसके द्वारा? मानसिंह द्वारा। कौन सा? पुस्तक प्रकाश। ये पुस्तकालय वर्तमान में कार्यरत है। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक प्राचीन तोपें हैं, जैसे कि किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत गुब्बार, धुण घाणिद, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला तथा गजक, ये तोपों के नाम है। दुर्ग पश्चिम में चामुंडा माता, मुरली मनोहर व आनंद घन के प्राचीन मंदिर स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तख्त विलास, फिर चौकेला महल, विचला महल, श्रृंगार चौकी जैसी शानदार इमारतें दुर्ग की शोभा बढ़ाती है। तख्त विलास, चौकेला महल, विचला महल व श्रृंगार चौकी जैसी शानदार इमारतें दुर्ग की शोभा बढ़ाती है। चूरू का किला। चूरू का किला। चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर खुशहाल सिंह ने 1339 ईस्वी में करवाया था। चूरू का किला। चूरू का किला
चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 में करवाया था। 1814 ईस्वी में बीकानेर राज्य की सेना ने चूरू दुर्ग को चारों ओर से घेर कर तोपों से गोलों की बरसात कर दी। जवाब में दुर्ग से भी गोले बरसाए। कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। इस पर सेठ साहूकारों और जनसामान्य ने अपने घरों से चांदी लाकर ठाकुर के सामने रख दी। तब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना में जाकर गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और उसने जनता की भावना का सम्मान करते हुए दुर्ग पर से घेरा उठा लिया। जनता की भावना का सम्मान करते हुए दुर्ग पर से घेरा उठा लिया। चूरू जिला व चूरू किला निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 ईस्वी में। 1814 में बीकानेर राज्य की सेना ने चूरू दुर्ग के चारों ओर घेर कर तोपों से गोले बरसात कर। जवाब में दुर्ग से भी गोले बरसाए गए। कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। इस पर सेठ साहूकारों और जनसामान्य ने अपने घरों से चांदी लाकर ठाकुर के सामने रख दी। 1739 ठाकुर खुशहाल सिंह। 1814 में बीकानेर राज्य की सेना ने। अकबर का दुर्ग अजमेर। अकबर ने अजमेर नगर के मध्य 1571-72 के दौरान एक दुर्ग का निर्माण करा। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना, अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम स्थापत्य पद्धति से बनाया गया। 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना के अंतिम रूप इसी दुर्ग में दिया गया। ब्रिटिश राजपूत सर टॉमस रो जब भारत आया तो मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय पत्र इसी दुर्ग में दिया। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय पत्र इसी दुर्ग में दिया। 1801 में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर इसे अपना शस्त्रागार यानी मैगजीन बना लिया। मैगजीन अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। अकबर का दौलत खाना। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना कहते हैं। अकबर का दुर्ग अजमेर 1571-72 के दौरान। शस्त्रागार मैगजीन बना लिया। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। इस दुर्ग की नींव महाराजा राय सिंह ने 1589 ईस्वी में रखी थी। दुर्ग की प्राचीन एवं अधिकतर निर्माण कार्य लाल पत्थर से हुआ, इसलिए इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। दुर्ग के आंतरिक द्वार सूरजपोल दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। सूरजपोल के दोनों तरफ चित्तौड़ के साके में वीरगति पाने वाले दो इतिहास प्रसिद्ध वीरों जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्ति स्थापित है। दोबारा से जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है? बीकानेर में। इस दुर्ग की नींव रखी थी महाराजा राय सिंह ने 1589 में। दुर्ग की प्राचीर एवं अधिकतर निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ है, इसलिए लालगढ़ भी कहा जाता है। दुर्ग में आंतरिक द्वार सूरजपोल दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। दुर्ग में आंतरिक द्वार सूरजपोल दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। सूरजपोल के दोनों तरफ चित्तौड़गढ़ को साके में वीरगति पाने वाले सूरजपोल के दोनों तरफ चित्तौड़ के साके में वीरगति पाने वाले दो इतिहास प्रसिद्ध वीरों जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्ति स्थापित है। रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास आदि इस दुर्ग में स्थित प्रमुख निर्माण है। बताइए कर्ण महल कहाँ है? जूनागढ़ में। अनूप महल, छत्र विलास, लाल निवास, रतन विलास, रंग महल, यानी कि रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास आदि दुर्ग में स्थित प्रमुख निर्माण है। किसने कराया? राय सिंह 1589 में। सूरजपोल के दोनों तरफ चित्तौड़ के साके में वीरगति पाने वाले चित्तौड़ के साके में जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। भैंसरोड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़। चंबल और बामनी नदियों के संगम स्थल पर
चंबल और बामनी नदियों के संगम स्थल पर स्थित यह किला 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। कर्नल टॉड के अनुसार इस किले का निर्माण भैंसा शाह नामक व्यापारी तथा अरोड़ाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिले की रक्षा हेतु करवाया था। डोड शाखा के परमारों, राठौड़ों, सत्तावतों, चूड़ावतों के अधिकार में रहने के बाद बसौरगढ़ हाड़ाओं को मिला, पर अधिकांशतः यह मेवाड़ के अधिकार में रहा। इसे राजस्थान का बेल्लोर कहा जाता है। राजस्थान का बेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? भैंसोरगढ़ को। भैंसोरगढ़ किला किस श्रेणी का दुर्ग है? जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। चंबल और बामनी नदियों के संगम स्थल पर 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। कर्नल टॉड के अनुसार इस किले का निर्माण भैंसा शाह नामक व्यापारी तथा रोड़ाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिले की रक्षा हेतु करवाया। डोडा शाख के परमारों, राठौड़ों, सत्तावतों, चूड़ावतों के अधिकार में रहने के बाद भैंसोरगढ़ हाड़ाओं को मिला, पर अधिकांशतः मेवाड़ के अधिकार में ही रहा। इसे राजस्थान का बेल्लोर कहा जाता है। भैंसोरगढ़ का किला चित्तौड़गढ़। गागरोन का किला झालावाड़। काली सिंध व आहू नदी के संगम स्थल पर यह किला जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में डोड परमारों द्वारा करवाया गया। गागरोन डोड परमारों द्वारा करवाया गया। उनके नाम पर यह डोडगढ़ या धूलरगढ़ कहलाता है। तत्पश्चात यह दुर्ग खींची चौहानों के अधिकार में आ गया। यह किला अचलदास खींची की वीरता की याद दिलाता है, जो 1423 में मांडू के सुल्तान हुसैन शाह से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। संत पीपा की छतरी, सूफी संत मिट्टे साहब, संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इस किले की शोभा बढ़ाते हैं। गागरोन का किला झालावाड़। तत्पश्चात यह दुर्ग खींची चौहानों के अधिकार में आ गया। यह किला अचलदास खींची की वीरता की याद दिलाता है। 1423 में मांडू के सुल्तान हुसैन शाह से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। 1423 में मांडू के सुल्तान हुसैन शाह से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। कौन? अचलदास खींची। संत पीपा की छतरी, गागरोन, सूफी संत मिट्टे साहब यानी संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजे इस किले की शोभा बढ़ाते हैं। औरंगजेब द्वारा है। गागरोन का किला झालावाड़। जयगढ़ आमेर। मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में से एक जयगढ़ दुर्ग की खास बात यह है कि इसमें तोपें डालने का विशाल कारखाना था, जो शायद ही किसी अन्य भारतीय दुर्ग में रहा है। इस किले में रखी जयवाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जयगढ़ अपने विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है। इस किले के निर्माण एवं विस्तार में विभिन्न कछवाहा शासकों का योगदान रहा, परंतु इसे वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने प्रदान किया। जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें हैं। जयगढ़ आमेर को है रहस्यमय दुर्ग। कछवा शासकों का योगदान रहा, किंतु इसे वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने प्रदान किया। जयवान तोप है इसमें, और विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है। गुप्त सुरंगें भी है इसमें। किसमें? जयगढ़ आमेर। जालौर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित। यह किला सूकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? सोनगिरी पहाड़ी पर। कौन सी नदी? सूकड़ी। सोनगिरी सूकड़ी, से सोनगिरी, से सूकड़ी। जालौर का किला बना हुआ है। शिलालेखों में जालौर का नाम जवालीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। शिलालेखों में जालौर का नाम जवालीपुर, से जवालीपुर, और किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। इस किले का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया। किले के भीतर बनी
तोपखाना मस्जिद, जो पूर्व में परमार शासकों भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, बहुत आकर्षक है। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कानड़देव चौहान 1305 से 1311 था, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। किले के भीतर बनी तोपखाना मस्जिद, जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। तोपखाना मस्जिद, यहाँ का प्रसिद्ध शासक कानड़देव चौहान 1305 से 1311, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। जालौर का किला, जैसलमेर का किला। जैसलमेर किला राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित, किस पहाड़ी पर? त्रिकुट पहाड़ी पर। और ये कौन सी पहाड़ी पर था? सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित, सुकरी नदी के किनारे। जैसलमेर का किला स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित, इस किले को सोनार का किला भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1155 में वाटी शासक राव जैसल ने, राव जैसल जो वाटी शासक था 1155 ईस्वी में, राव जैसल ने करवाया। इस दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला हुआ है। इसके बारे में यह कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पैर लोहे का शरीर, पत्थर के तो पैर लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। जैसलमेर किला दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज जैसा प्रतीत होता है। इस किले को कारीगरों ने चूने के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर खड़ा किया है। किले के अंदर बने प्राचीन एवं भव्य जैन मंदिर पार्श्वनाथ और ऋषभदेव मंदिर, किले के अंदर बने प्राचीन एवं भव्य जैन मंदिर पार्श्वनाथ और ऋषभदेव मंदिर किस दुर्ग में है? जैसलमेर में। अपने शिल्प एवं सौंदर्य के कारण आबू के देलवाड़ा जैन मंदिरों की बराबरी करते हैं। बताइए वह कौन सा दुर्ग है जिसमें प्राचीन एवं भव्य जैन मंदिर पार्श्वनाथ और ऋषभदेव के मंदिर हैं? जैसलमेर का किला अपने शिल्प एवं सौंदर्य के कारण आबू के देलवाड़ा जैन मंदिरों की बराबरी करते हैं। किले के महलों में रंग महल, मोती महल और गजविलास और जवाहर विलास प्रमुख है। इस किले की प्रसिद्धि इसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय के कारण भी है। किले के महलों में रंग महल, मोती महल, गजविलास। किले के महलों में रंग महल, मोती महल। बताइए गजविलास किस दुर्ग में है? यहाँ पर मोती महल, जैसलमेर। रंग महल, मोती महल, गजविलास और जवाहर विलास प्रमुख है। इन किले की प्रसिद्धि इसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय के कारण भी है। अच्छा, इस किले की प्रसिद्धि इसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय के कारण भी है। जैसलमेर का किला स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले त्रिकुट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से 1155 में वाटी शासक राव जैसल ने, ठीक, यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर पहुंचा जा सकता है। किले के महलों में प्राचीन एवं भव्य जैन मंदिर पार्श्वनाथ और एवं ऋषभदेव मंदिर अपने शिल्प सौंदर्य के कारण आबू के देलवाड़ा जैन मंदिरों की बराबरी करते हैं। किले के महलों में रंगमहल, मोतीमहल, गजविलास और जवाहर विलास प्रमुख है। इस किले की प्रसिद्धि इसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय, प्राचीन पांडुलिपि सिर्फ इसमें ही आता है उल्लेख, जैसलमेर के किले में, और कोई से भी दुर्ग में उल्लेख नहीं है प्राचीन पांडुलिपियों का। लोहागढ़ भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता एवं शौर्य गाथाओं को अपने में समेटे लोहागढ़ का किला अजेयता एवं सुदृढ़ता के लिए विख्यात है। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 में अपने युवराज काल में करवाया था। ठीक है भाई। लोहागढ़ को पूर्व स्थिति में कच्ची गढ़ी को विकसित कर वर्तमान रूप दिया गया। किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु से निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाजा आज भी वीरता की कहानी कहता है। प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु से निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाजा आज भी वीरता की कहानी कहता है। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 में दिल्ली से विजय करके लाए थे। जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली से विजय करके लाए थे। इस किले की अभेद्यता का कारण इसकी चौड़ी दीवारें हैं। किले की बाहरी दीवारें मिट्टी की बनी है तथा इसके चारों ओर एक गहरी खाई है। इस खाई में मोती झील से
सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता है। इस खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता था। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक 1805 में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, परंतु हर बार वह असफल रहा। किले में किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि प्रमुख है। अच्छा, किले में किशोरी महल और जवाहर बुर्ज, कोठी खास लोहागढ़, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, दादी माँ, वजीर की कोठी, कोठी खास, जवाहर बुर्ज और किशोरी महल, ये सब है लोहागढ़ में। जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किया था 1805 में, लेकिन पार नहीं पड़ी इसकी। और ये जो दरवाज़ा है ना, ये अष्टधातु का, इसको कौन लेके आया था? महाराजा जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली से विजय करके लाए थे। जवाहर सिंह। उपयुक्त प्रमुख दुर्गों के अलावा बयाना का किला, तिमनगढ़ का दुर्ग, ये देख लिया मैंने, ये खंडर अवस्था में है। तिमनगढ़ का दुर्ग, करौली नहीं, धौलपुर है शायद, धौलपुर नहीं, करौली में ही तिमनगढ़ का दुर्ग। मारवाड़ का सोजत और कुचामन का किला पूर्व जयपुर रियासत के सिवाड़, कालख, काकोड़ और खंडार के किले, हाड़ौती का शेरगढ़, सिरोही का बसंतगढ़ का दुर्ग, सीकर का लक्ष्मणगढ़ दुर्ग अपने स्थापत्य और बनावट के कारण उल्लेखनीय, और काफ़ी इतने भी है जिनका इसमें उल्लेख भी नहीं किया जा सकता। छोटे मोटे जैसे शहर का गढ़ है, गीजगढ़ है, और काफ़ी बड़े हैं, राजगढ़ है। उपयुक्त प्रमुख दुर्गों के अलावा बयाना का किला, तिमनगढ़ का दुर्ग, मारवाड़ का सोजत और कुचामन का किला पूर्व जयपुर रियासत के सिवाड़, कालख, काकोड़, खंडार के किले, सिवाड़, कालख, काकोड़ और खंडार किले, हाड़ौती का शेरगढ़, सिरोही का बसंतगढ़ का दुर्ग तथा सीकर का लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग भी अपने स्थापत्य और बनावट के कारण उल्लेखनीय है। अच्छा, इस खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता था। सत्रह सौ 33 में युवराज काल में किया था लोहागढ़। अब मंदिर स्थापत्य को पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। प्राचीन पांडुलिपियों के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? जैसलमेर का किला। ऋषभदेव मंदिर कौन से दुर्ग में है? जैसलमेर का, पार्श्वनाथ के जैसलमेर में। कोठी खास, वजीर कोठी, दादी माँ के महल कौन से में है? भरतपुर के में। जवाहर बुर्ज, कोठी खास, वजीर कोठी, दादी माँ, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, लोहागढ़, भरतपुर। और बाकी हैं बयाना का किला, तिमनगढ़ का दुर्ग, मारवाड़ का सोजत, कुचामन का किला पूर्व जयपुर रियासत के सिवाड़, कालख, काकोड़ और खंडार के किले, हाड़ौती का शेरगढ़, सिरोही का बसंतगढ़ का दुर्ग तथा सीकर का लक्ष्मणगढ़ दुर्ग भी अपने स्थापत्य और बनावट के कारण उल्लेखनीय है। सीकर का लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, सिरोही का बसंतगढ़ का दुर्ग, हाड़ौती का शेरगढ़। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।